हेलो एवरीवन। वेलकम टू न्यू लाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से भी अपनी पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी पर स्टडी करने वाले हैं और ज्योग्राफी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी क्लास में बने रहिए। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दोस्त कोई भी मत समझना कि ये क्लास केवल और केवल एसएससी जीडी या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ही रहने वाली है। ये जीएस स्पेशल की पूरी क्लास है आपकी, ज्योग्राफी की मोस्टली, जिसमें कि अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, जितने भी वनडे एग्ज़ाम बचे हैं उनके लिए भी, एनडीए, सीडीएस और इधर सीजीएल, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर भूगोल या ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको न्यूलाइट चैनल पर बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में आपको उपलब्ध होंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल। देखिए, ज्योग्राफी, ज्यो और ग्राफी से मिलकर बना है जियोग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? तो जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, अध्ययन। ठीक है, तो पृथ्वी पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाली, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी वस्तुएं और उनका अध्ययन, ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अब पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी वस्तुएं और उनका अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। ये बात कहा किसने? तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो इसको कहा था सर फ्रीमैन और रॉब। ये फ्रीमैन और रॉब दो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी वस्तुएं और उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी में, भूगोल में विश्व का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया। ठीक है, इससे पहले हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी के पिता कौन हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल शब्द किसने दिया है। ठीक है, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार मुझे बताओ जरा, अगर बता पा रहे हो तो, कि बता पा रहे हो कि भूगोल के पिता कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? भूगोल के पिता, भूगोल के पिता कौन है? नंबर एक क्वेश्चन। दूसरा, भूगोल शब्द किसने दिया? भूगोल शब्द, ज्योग्राफिका टर्म, ज्योग्राफिका टर्म किसने दी? ठीक है, भूगोल का पिता कौन है तो बता देते हैं आपको। भूगोल का जो पिता है, हिकेटियस नाम है। क्या नाम है? हिकेटियस। भूगोल का पिता हिकेटियस। और भूगोल शब्द किसने दिया है? तो उसका नाम है एरिस्टाथनीज। एरिस्टाथनीज।
ये भूगोल का भूगोल शब्द दिया, यानी ज्योग्राफी का टर्म किसने दिया? इराटोस्थनीज ने। और भूगोल के पिता कौन है? तो हिकेटियस हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि एक नया क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया? विश्व का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया? विश्व का विश्व का पहला नक्शा किसने बनाया? पहला मानचित्र किसने बनाया? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? विश्व का पहला नक्शा किसने बनाया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? अनेक्सिमेंडर। क्या नाम है? अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया? अनेक्सिमेंडर ने। अक्षांश और देशांतर के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया? एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अगला है अक्षांश, यानी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और देशांतर, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर के आधार पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया। तो वो सर कौन है? उनका नाम है सर टॉमली। कौन है? टॉमली, टॉलमी। टॉमली नहीं है, टॉलमी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, बाकी का हमारा टॉपिक तो वही है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उन पर हम चर्चा करेंगे, जॉन पर, कटिबंध पर, क्लियर। तो देखिए, विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया? अनेक्सिमेंडर ने। अक्षांश और देशांतर के आधार पर विश्व का पहला मैप किसने तैयार किया? तो टॉलमी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर किसने चिपकाया, किसने लगाया, या किसने सेट किया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है अगला, भारत के मानचित्र को, भारत के मैप को विश्व के मैप पर किसने लगाया, किसने लगाया, ठीक है। वो वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत के नक्शा को विश्व के नक्शा पर सेट किया? तो उनका भी नाम क्या है? सर टॉलमी, सर टॉलमी, क्लियर। अगला क्वेश्चन ये है कि अब एक ही क्वेश्चन बचा है इसमें से, कि भारत का नक्शा किसने बनाया, ठीक है। तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, भारत का नक्शा किसने बनाया? भारत का मानचित्र किसने तैयार किया?
उभय वैज्ञानिक कौन है? एन विले। कौन है? एन विले। एन विले। क्लियर है इतनी सारी बातें? जैसे कि हमने बताया आपको कि विश्व का मानचित्र अक्षांश और देशांतर के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया, तो अभी मैं बताऊंगा कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इन क्वेश्चन को लिखिए और इनके आंसर को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं अक्षांश पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली अक्षांश ही है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अक्षांश के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, जीरो डिग्री अक्षांश ये क्या है? पृथ्वी का एक गोला है, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, अक्षांश रेखा, या इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड। इसी को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर। भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री अक्षांश या फिर विषुवत रेखा ये क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, जिसका उत्तरी गोलार्ध ये एन पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न, साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, देखिए जीरो डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा एक ही नाम है। ये क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट पा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो यस सर बोलिए। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया यहाँ पर आपको कि जीरो डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, और जीरो डिग्री अक्षांश पर तापमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, जीरो डिग्री अक्षांश पर तापमान सबसे अधिक होता है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती हैं, बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ के जितने भी तालाब, समुद्र, सागर, महासागर हैं उनका पानी क्या होता है? गर्म रहता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तापमान होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तापमान होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक का क्या मतलब है? देखिए जहाँ जितने यहाँ पर जितने भी महासागर होंगे बेसिकली भूमध्य रेखा पर उनका तापमान अधिक होगा। ठीक है, सूर्य की किरणें उनमें सीधी पड़ेंगी, तापमान अधिक होगा तो उस वाटर का वेपराइजेशन होगा। ठीक है,
जब वाटर का वेपराइजेशन होगा तो क्या होगा, क्लाउड बनेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो उस क्षेत्र में क्या होगा, उस रीजन में बारिश होगी, और उस रीजन में बारिश होगी तो क्या होगा, वहाँ सघन वनस्पति पाई जाएंगी। जहाँ सघन वनस्पति पाई जाएंगी वहाँ होगा क्या, फसलों का उत्पादन होगा, उन फसलों से कच्चे माल की प्राप्ति होगी। अब जहाँ कच्चे माल की प्राप्ति होगी वहीं उद्योग लगाए जाएंगे, और जहाँ उद्योग लगाए जाएंगे वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। ठीक है, और जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगी, और जहाँ जनसंख्या अधिक होगी, इसका मतलब क्या है कि जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। ठीक है, उसको बाद में कराएंगे, पहले इसको सोच लेते हैं यहाँ पर। अगर ये समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक डायग्राम और बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, या फिर इक्वेटर, आपको अभी बताया है, याद रखना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है, इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको हेडिंग क्या लगानी है, बेसिक से हेडिंग लगानी है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अक्षांश। तो दोस्तों अक्षांश किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, देखो ये देखना, इक्वेटर के पैरेलल चलने वाली लाइंस को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। देखो इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश, लैटिट्यूड। ठीक है, तो इक्वेटर के पैरेलल चलने वाली लाइंस को क्या कहा जाएगा, लैटिट्यूड कहा जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, भूमध्य रेखा के समानांतर भूमध्य रेखा के समांतर भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली खींची जाने वाली रेखाओं को भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अक्षांश रेखा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका यूज आखिर है कहाँ पर दैनिक जीवन में अक्षांश रेखा का। तो अक्षांश रेखा का यूज टेम्परेचर को मीजरिंग करने के लिए करते हैं, तापमान मापने में, तापमान की गणना करने में किया जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखा का प्रयोग, यहाँ इसका यूज देखिए कहाँ करते हैं, इसका अगला पॉइंट है, अक्षांश रेखा का प्रयोग तापमान की गणना करने में करते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो तापमान की गणना करने के लिए अक्षांश रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं, जो मैं आपको बता रहा था, जो ब्लैक ब्लैक से मैंने इस रीजन को
इसमें सेट किया है, इसका मतलब क्या है? देखिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो यहाँ क्षेत्र ये वाला है, इन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको लिखना है इस क्षेत्र को क्या कहते हैं। इस क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, या फिर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जोन कहते हैं। क्या मतलब इसका? कि अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाओं के बीच के रीजन को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? कटिबंध कहते हैं इसको, ठीक है। और अक्षांश रेखा की संख्या टोटल कितनी है? अक्षांश रेखा की टोटल संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर, इसको देखो यहाँ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और ये 0 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर को बढ़ोगे आप लोग, 1 2 3 एंड सो ऑन 90, ठीक है, ऐसे नीचे को आओगे आप लोग 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या देख लीजिए आप लोग। देखो यहाँ 0 से चले हम लोग, 1 2, 90 पर पहुँच गए, ऐसे नीचे को आ गए, 90 साउथ पहुँच गए। तो आप खुद गिनकर बताओ। देखो 90 डिग्री नॉर्थ एंड देन 90 डिग्री साउथ, और एक ये 0 डिग्री है, ये एक में काउंट हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया? 181, 80, 90 90 181, ठीक है, 181। अगर ये पॉइंट है, ये क्या है यहाँ पर? पॉइंट है, पॉइंट है। देखिए एक बार ये क्वेश्चन आया था कि अगर इन दोनों को बिंदु मान लें, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, तब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए, यदि यदि 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ को पॉइंट या बिंदु मान लें, बिंदु मान लें, मान लें, तो अक्षांशों की कुल संख्या, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी? देखिए पहले थी 180, अब क्या 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ को आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पर? 179, ठीक है, मान लें। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179, 179 संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 179 भी मिले, 181 भी मिले, 180 मिले, और एक ऑप्शन हो आपका नन ऑफ दीज, तो आपको टिक किस में करना है? 181 पर। अगर 181 ऑप्शन में ही नहीं है तो टिक क्या करना है? 179। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो हाँ बोलो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस, दूरी कितनी है? तो देखिए अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये अक्षांश है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, 111 किलोमीटर, ठीक है। अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों? 111 किलोमीटर है, ठीक है। हमने सारा मोटा मोटी इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। काम क्या है, कितना लैटिट्यूड है,
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट जोन। ठीक है, तो हेडिंग रहेगी हमारी इंपॉर्टेंट जोन, महत्वपूर्ण कटिबंध। इंपॉर्टेंट जोन, महत्वपूर्ण कटिबंध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कटिबंध की बात करते हैं। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर से, मतलब इक्वेटर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री के बीच के रीजन को क्या कहा जाएगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? तो ये सारे जॉन हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो क्लास में बने रहिए आप लोग। और आपको अगर क्लास देखने में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को अच्छे से फैलाएं। ठीक है, बढ़िया करके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच पाए। ठीक है, तो हम लोग लैटिट्यूड के बारे में आपको बता देते हैं। महत्वपूर्ण कटिबंध हमारी हेडिंग है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। ठीक है, चलिए, महत्वपूर्ण कटिबंध। अब महत्वपूर्ण कटिबंध में हम लोग, ये तो आपको पता है, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा लिख देते हैं। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, दूसरा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ठीक है, इधर आ जाओ, 23.5 डिग्री साउथ पॉइंट, 66.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, हमने इसके बारे में नंबरिंग कर ली कि कौन सी रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसका नाम तो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा है, और इसी को इक्वेटर कहा जाता है। हाँ या ना? चलो, अब 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाएगा भाई? तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, अगला है 66.5 डिग्री, तो इसको क्या कहा जाता है? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक व्रत रेखा, आर्कटिक व्रत रेखा। ठीक है, और ये तो आपको पता है, ये क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव लिख देते हैं, इंग्लिश में तो लिख दिया था पहले ही, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। क्लियर? चलिए, अब दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ के रीजन को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री पर जो लाइन नीचे झुकी हुई है उसको क्या कहा जाएगा? 23.5 डिग्री, तो इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है आपकी, इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक व्रत रेखा। अंटार्कटिक व्रत रेखा, क्लियर है? देखिए सारी की सारी लाइंस क्लियर हैं। सारी की सारी अगर लाइंस क्लियर हैं तो यस सर बोलिए। फिर अगले कटिबंध पर चलते हैं, आगे आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इतना सारा अगर समझ लिया है तो ठीक है। अब तो केवल छोटे से गोले में ही काम चल जाएगा, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये कितना है? 23.5 डिग्री, 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, कर्क रेखा, ठीक है। अब देखिए, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को, तो इस रीजन को कहा जाता है उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। क्लियर? लिख देते हैं, क्या नाम है इसका? ट्रॉपिकल जोन। उष्ण कटिबंध, ठीक है। अगला, अगला जोन हमारा है जीरो डिग्री अक्षांश। फाइव डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को क्या कहा जाएगा? इस वाले क्षेत्र को, तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, जरा आप बताइए। इस क्षेत्र को कहते हैं क्या? विषुवत रेखीय क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? विषुवत या भूमध्य रेखीय क्षेत्र। विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटर जोन, इक्वेटर जोन, ठीक है। अगला है ट्वेंटी थर्ड एंड हाफ नॉर्थ, 23.5, सॉरी 66.5,
66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इस रीजन को क्या कहा जाएगा दोस्तों, इस रीजन को क्या कहते हैं, या फिर इस रीजन को क्या कहते हैं, बात एक ही है। क्लियर है? तो इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है, इन दोनों का नाम एक ही है। जैसे मैंने बोला सब ट्रॉपिकल जोन, तो नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जोन या फिर नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर हिंदी में बोलें तो उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे इसको? उष्ण कटिबंध, उष्ण या उपोष्ण कटिबंध, उष्ण या उपोष्ण कटिबंध। देखिए अब ये जो है उत्तर में है, ये बीच में क्या है, ये बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड है। क्लियर है? ठीक है, अब जब उत्तर में है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन या फिर उत्तर उष्ण कटिबंध। उत्तर यानी उत्तरी उष्ण या उपोष्ण कटिबंध कह देंगे इसको। ठीक है, और इस वाले को दक्षिणी, इसको बोलेंगे उत्तरी, और इसको कह देंगे दक्षिणी, दक्षिणी उष्ण या उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। देखिए यहां से उष्ण हटाइए, ये शीतोष्ण है, इसको हटाइए यहां से, यहाँ क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण नहीं लगा सकते इसमें। दक्षिणी शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं, अगला जोन कौन सा है। अगला जोन है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये बचा आपका 66 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। आप बताइए इस रीजन को क्या कहा जाएगा, इस वाले रीजन को। ठीक है, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध, कोल्ड जोन। शीत कटिबंध। दोस्तों अगर इतनी बात क्लियर है तो यस सर बोलिए। सभी को क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं है ना? प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि अब तक सारी समझने वाली बातें हैं, इसमें कोई ज़्यादा डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, हमारे कटबंध यहाँ पूरे हो गए। अगला हम क्या पढ़ते हैं इसमें, देखिए एक पृथ्वी का डायग्राम और बना लेते हैं अच्छे से समझाने के लिए। नाइन्टी डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान सबसे अधिक होता है। क्यों?
भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है, ये सन है। क्लियर? ये क्या है? सन है। ये सन बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या है? सन है। क्लियर? अब यहाँ होता क्या है कि सूर्य की किरणें 0 डिग्री लैटिट्यूड पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, आप कहोगे सर आपने तो केवल ये पढ़ाया है कि ये तो 0 डिग्री लाइन है यानी भूमध्य रेखा है, तो मैंने आपको ये भी तो पढ़ाया है कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है उसी को तो कहा जाएगा ना भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो वहां तक तो किरणें आराम से पहुंचेंगी। ठीक है, तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी महासागर होंगे, जितने भी सागर महासागर, ठीक है, जलाशय झील जितने भी होंगे, उनका पानी सब गर्म होगा, और गर्म होकर जो वाटर गर्म होगा तो उसका क्या होगा? बाष्पीकरण होगा, और बाष्पीकरण होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम लिखते हैं, पॉइंट क्या लिखने वाला बात है, पॉइंट लिखने वाला कौन सा है यहाँ पर, कि भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे अधिक होता है। सब मोटा मोटी एक बात लिखते हैं हम यहाँ पर, भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है बिकॉज सूर्य की किरणें, क्योंकि सूर्य की रेज किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं, लंबवत। ठीक है, भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे जहां हमने पढ़ाया आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 90 साउथ एंड देन 90 नॉर्थ। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग पोल की ऊपर बढ़ेंगे या पोल के नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम पोल के पास पहुंचेंगे, ध्रुवों के पास पहुंचेंगे, तो होगा क्या कि अक्षांश रेखा का मान तो बढ़ रहा है लेकिन तापमान घट रहा है। यानी अक्षांश रेखा तापमान के बिल्कुल अपोजिट है। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल तापमान। ठीक है, बात क्लियर है? बात बिल्कुल स्पष्ट है भाई। देखो, अक्षांश रेखा का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर तापमान 0 डिग्री है, सॉरी, अगर लैटिट्यूड 0 डिग्री है तो वहां तापमान सबसे अधिक होगा। मतलब कि अक्षांश रेखा का मान अगर घटेगा यानी बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा? घट रहा होगा। और अक्षांश रेखा का मान अगर घटेगा, जैसे 90 से नीचे को आएगा, अक्षांश रेखा का मान घटेगा तो टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर वहां बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर है? हाँ या ना? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अब जैसे हम आपको बताएं, ए नाम का कोई शहर है और एक बी नाम का कोई शहर है। ठीक है, एक का लैटिट्यूड 90 डिग्री है और एक का लैटिट्यूड 0 डिग्री है। तो तापमान कहाँ अधिक होगा? तापमान तो भैया यहाँ पर अधिक होगा।
और यहाँ तापमान कैसा होगा, नगण्य होगा, कम होगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगी। तभी तो ध्रुवों पर ठंड पड़ती है ना, तभी तो ध्रुवों पर ग्लेशियर है, ध्रुवों पर क्या होता है, ठंड पड़ती है। क्लियर है? तो यहाँ से कुछ छूट रहा है क्या, बच रहा है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने आपको बताया, इससे हम किसी भी देश, किसी भी शहर, भारत के किसी भी राज्य की स्थिति बता सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और कहाँ कितनी ठंड पड़ेगी, कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, ठंड गर्मी की गणना हम खुद से कर सकते हैं अगर हमको एक चीज़ आती हो, बस क्या, अक्षांश, लैटिट्यूड की बस जानकारी होनी चाहिए। हम किसी भी देश की बता सकते हैं यहाँ कितनी गर्मी पड़ती होगी या फिर कितना ठंडा मौसम यहाँ रहता होगा। जैसे अब हम भारत को ही ले लेते हैं, अपने भारत प्यारे देश को ही बना लेते हैं। ठीक है, इसको बना लिया यहाँ पे। यहाँ जो है कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन पॉइंट, कैप कैमोरिन पॉइंट यानी कैप कैमोरिन बिंदु है। इस बिंदु पर जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट का है। ठीक है, इस बिंदु पर जो लैटिट्यूड है कैप कैमोरिन बिंदु पर जो लैटिट्यूड है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट का है। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पर एक राज्य हमारा यूटी, लद्दाख, ये क्या है, यूटी है। अब पहले तो पहले क्या था, एक जिला था जम्मू कश्मीर का, अब क्या है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जो लैटिट्यूड है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट का है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर आप ये बताइए कि कन्याकुमारी की अपेक्षा लद्दाख में अधिक ठंड पड़ती है, क्यों? अब मेरे ऑप्शन सुनिए, ग्लेशियर, देशांतर, अक्षांश, या फिर वो अधिक ऊंचाई पर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं 5 ऑप्शन ले लेता हूं, मैंने बैंक का बना दिया पेपर पूरा। ठीक है, तो बताइए क्या कारण रहेगा। तो हम सबसे सटीक जो तरीका है हमारा बताने का, सबसे सटीक जो आंसर रहेगा वो अक्षांश रेखा रहेगा। ठीक है, अक्षांश रेखा का मान यहाँ पर कितना है, 37 है, और यहाँ कितना है, 8 डिग्री है। तो हमने बताया कि जहां अक्षांश रेखा का मान कम होगा वहां टेम्परेचर अधिक होगा, और जहां अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा वहां टेम्परेचर घटेगा। तो बताइए 8 डिग्री और 37 डिग्री में तो काफी फर्क है, बड़ा कौन सा है, ये तो यहाँ अक्षांश रेखा का मान बड़ा है, इसलिए यहाँ पर तापमान कम होगा। बोलो हाँ या ना, तापमान कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर तापमान अधिक होगा। बोलिए सारे पॉइंट क्लियर हैं? अगर सारे पॉइंट क्लियर हैं तो यस सर बोलिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था, थोड़ा नीचे हो जाता है तो इसको करने की कोशिश करता हूँ मैं, डायग्राम कौन बार बार बनाता है। एक बना ही लेते हैं, एक डायग्राम ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, हमने आपको बताया कि 0 डिग्री अक्षांश पर तापमान सबसे अधिक होता है। टी फॉर तापमान, 0 डिग्री अक्षांश पर तापमान सबसे अधिक होता है, और जहां तापमान अधिक होगा पानी का वेपराइजेशन होगा, बादल बनेंगे और वर्षा होगी। ठीक है, तो जहां तापमान अधिक होगा वहां क्या होगा, वर्षा अधिक होगी, और जहां वर्षा अधिक होगी वहां सघन वनस्पति पाई जाएंगी।
सघन वनस्पति पाई जाएंगी। और जहां सघन वनस्पति पाई जाएंगी वहां क्या होगा, फसलों का उत्पादन होगा। अभी बताया था आपको मैंने, फसलों का उत्पादन होगा। और जहां फसलों का उत्पादन होगा कच्चे माल की प्राप्ति होगी तुरंत। कच्चे माल की प्राप्ति होगी, कच्चा माल। हम्म। और जहां पर भाई कच्चे माल की प्राप्ति होगी वहां क्या होगा, वो क्षेत्र कैसा होगा, इंडस्ट्रियल एरिया होगा। क्यों, उद्योग लगाए जाएंगे वहां। बिल्कुल। तो वहां क्या होगा, उद्योग लगाए जाएंगे। ठीक है। और जहां उद्योग लगाए जाते हैं, जैसे कि अब जहां उद्योग लगाए जाएंगे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग उसी ओर अग्रसर होंगे। क्यों, यहाँ क्यों रुकेंगे, जहां इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जहां उद्योग ज्यादा होंगे, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए लोग वहां जाएंगे। ठीक है। तो जहां उद्योग लगाए जाएंगे वहां क्या होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और क्या होगा, यहाँ पर जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलने लगा है तो जनसंख्या भी यहाँ ज्यादा होगी। ठीक है। जनसंख्या भी यहाँ कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए, जहां तापमान अधिक होगा, जहां तापमान अधिक होगा वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। जहां तापमान अधिक होगा वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। इसको एक बार डिनोट कर देता हूं मैं, रेड पेन से डिनोट कर देता हूं। ठीक है। जहां जनसंख्या, जहां तापमान अधिक होगा वहां जनसंख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि टेम्परेचर, तापमान, तापमान समानुपाती होता है किसके, जनसंख्या के। तापमान समानुपाती होता है जनसंख्या के। क्लियर। तो दोस्तों, हमारा एक टॉपिक पूरा क्लियर है जिसका नाम है लैटिट्यूड। ठीक है। हमें पता चला लैटिट्यूड का काम क्या है। लैटिट्यूड का काम है तापमान को बताना कि कहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है, कहाँ कितनी ठंड पड़ रही है। उसके द्वारा हम लैटिट्यूड की आराम से गणना कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, टाइम भी काफी हो चुका है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।